रिस्पॉन्सिबल भी होगी और परफॉर्म भी खुद करेगी। तो इस तरह से कहते हैं कि हम मुख्तलिफ जो वर्क पैकेजेस हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को और एलोकेट कर देते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके जिम्मे होती है उनको भी एलोकेट कर देते हैं इनको। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असाइनमेंट मैट्रिक्स चार्ट के अलावा कुछ और मैट्रिक्स भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे ये RACI चार्ट्स हैं। ये शो करते हैं की रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको शो करती है ये RACI चार्ट जो है। इसमें भी इसी तरह से आप एक साइड के ऊपर जो है वो डिफरेंट उसके यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे वर्टिकली आपने किया हुआ है, और जो टॉप के ऊपर है आप उसको वो जो मुख्तलिफ लोग हैं जो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आपने स्पेसिफाई किया है। और इस चार्ट के अंदर जो बंदा जिसका रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए आप डिफरेंट उसके लेजर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आर को रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके जिम्मे है उसके अगेंस्ट आप आर डालते हैं, और जो अकाउंटेबल है उस काम के लिए उसके लिए आप ए स्पेसिफाई करते हैं, और जो उस एक्टिविटी के लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे वो सी होंगे, और जिनको अल्टीमेटली रिपोर्ट करना है वो आई के साथ आप डिनोट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन के व्हाट डज द टास्क इज, कि उन्होंने करना क्या है। अकाउंटेबिलिटी के अंदर के जो जिसके जिम्मे है ये ओवरऑल काम। दूसरे लफ्जों में हु साइन ऑफ ऑन द टास्क और हैज द अथॉरिटी फॉर इट। और कंसल्टेशन के हु हैज इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क, एंड इंफॉर्मेशन कि जिसको अल्टीमेटली जब ये कंप्लीट हो जाएगी या इसका जो स्टेटस होगा रिजल्ट्स होंगे जिसको आपने नोटिफाई करना है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। तो लेट्स से जो टेस्ट प्लान है वो ग्रुप ए जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रुप बी को असाइन किया गया है, और सी जो है वो कंसल्टेंट के तौर पे काम करेगा, डी भी कंसल्टेंट के तौर पे काम करेगा, और जो ग्रुप ई है वो एज अ इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग एजेंसी के तौर पे काम करेगा। तो कहते हैं कि इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स को RACI चार्ट में से भी आप डिफाइन करवा सकते हैं। जब आपने ये वर्क डेफिनेशंस वगैरह कर ली तो उसके बाद आप स्टाफिंग की तरफ चले जाते हैं, आप लोगों को हायरिंग की तरफ चले जाते हैं। तो कहते हैं कि once people are assigned to projects, two techniques are available to project managers to help them use project staff most of the time. कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर फिर आप स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान करते हैं या रिसोर्स हिस्टोग्राम की मदद से आप उसको शो करते हैं। स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब करता है कि व्हेन एंड हाउ पीपल विल बी एडेड टू एंड टेकन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, कि कब कब लोगों को शामिल करना है। अब जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट अगर साल 2 साल चलना है, जो काम एंड के ऊपर होना है तो आप पहले से ही लोगों को सारों को हायर कर लें। जाहिर है कि ये भी बिठा के तनख्वाह देने वाली बात है और ओवर बजट करने वाली बात है। तो अल्टीमेटली आप एक सर्टेन टाइम के ऊपर जाके लोगों को हायर करते हैं या उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का खत्म होने का ऐलान करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। तो इस किस्म की चीज को आप ग्राफिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स हिस्टोग्राम। Resource histogram is a column chart that shows the number of resources assigned to a project over time. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर एग्जांपल के एक प्रोजेक्ट जो है वो मुख्तलिफ टाइम के लिए चल रहा है, 6 माह के लिए वो चलेगा। तो उसके लिए डिफरेंट काइंड का स्टाफ आपको रिक्वायर्ड है। आई मीन उसके लिए एक मैनेजर होगा जो ओवरऑल लुक आफ्टर करेगा इस प्रोजेक्ट की, फिर कुछ बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, और फिर इसके लिए प्रोग्रामर्स चाहिए और टेक्निकल रिपोर्ट राइटर्स चाहिए। और कितने नंबर ऑफ पीपल है, लेट्स से हमने वो लेफ्ट साइड के ऊपर बाय एक्सेस के ऊपर उनको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको लेट्स से 8 लोग चाहिए इसमें मुख्तलिफ टाइम के लिए 6 माह के प्रोजेक्ट के अंदर। और उसमें पहले माह में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैनेजर चाहिए आपको जो कि एक बंदा लेके चल रहा होगा इस प्रोजेक्ट को, लेकिन आपको बिजनेस एनालिस्ट चाहिए इनिशियली जो उसके लिए बिजनेस एनालिसिस एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, जो रिक्वायरमेंट वगैरह और उसका रिफाइनमेंट वगैरह और प्रेजेंटेशन सारा का सारा काम भी मैंने करना है। तो फरवरी में भी लेट्स से आपको उसी सेटअप के साथ काम करेंगे, जबकि मार्च के अंदर जाके अब वो वाला काम ऑलमोस्ट एनालिसिस वाला काफी हद तक जो है वो अपने
फाइनल स्टेजेस के अंदर है, अब आपको डेवलपमेंट वाला से स्टार्ट करना है। तो अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामर की वो बढ़ गई, तो आपने वो यहाँ पे लेट्स से 3 प्रोग्रामर अब जो है वो काम कर रहे हैं मार्च के अंदर। फिर अप्रैल के अंदर अब आपका जो काम है वो ग्रेजुअली डेवलपमेंट का तकरीबन मिड के अंदर पहुंच गया है, अब आप उसको फाइनलाइज करने के उसमें है। तो साथ में आपने इन्वॉल्व कर लिए है अब आपको टेक्निकल राइटर जो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या कंटेंट राइटिंग करें। इसी तरह मई के अंदर एंड जून के अंदर फाइनली आपको जो है वो कम से कम लोग चाहिए। तो इस तरह से जो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोगों को स्पेसिफाई करते चले जाते हैं। तो व्हाट वेंट राइट के अंदर कहते हैं कि आपको मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोग जो है वो चाहिए होते हैं। यहाँ पे एक जो उसकी अच्छी बात किसी कंपनी की यहाँ पे शेयर की गई है कि उन्होंने जो अडॉप्ट किया तो उसके बाद उनको क्या फायदा हुआ। ह्यूलेट पैकर्ड ने एम्प्लॉय की ओनली 6 रजिस्टर्ड project management professionals in 1997, but they thus 2004 it employed more than 1500 PMPs and was adding 500 more per year। तो कहते हैं कि इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने स्किल्ड लोगों को मुख्तलिफ टाइम के अंदर इन्वॉल्व करती रहती हैं ताकि जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर उसको बेहतर तरीके से अकम्प्लिश किया जा सके। तो जब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आपने डिसाइड कर ली तो फिर अल्टीमेटली आप इंक्वायरिंग की तरफ चले जाते हैं। अब आपने लोगों को जो है वो इंक्वायर करना है। इंक्वायरिंग के अंदर क्वालिफाइड पीपल आप लेने की कोशिश करते हैं फॉर टीम इज क्रूशियल। बड़ा जरूरी है कि क्वालिफाइड लोग हायर किए जाएं। और प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द टीम हु हैज डन अ पुअर जॉब ऑफ रिक्रूटिंग। तो अल्टीमेटली अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक पुअर रिक्रूटिंग करते करेगा तो ओवरऑल उसको ही नुकसान होगा आने वाले टाइम के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट टीम के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की कि वो अपने लिए बेहतरीन जो है वो रिसोर्सेज acquire करें। It's important to assign the appropriate type and number of people to work on project at the appropriate times। कि उसकी जो मैनेजमेंट है रिसोर्सेज की एक्वायरिंग के हवाले से और फिर डिप्लॉयमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर्स जॉब। तो जो रिसोर्स असाइनमेंट है कहते हैं कि आफ्टर डेवलपिंग अ स्टाफ मैनेजमेंट प्लान प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट वर्क विद अदर पीपल in their organization to assign personnel to their project or to acquire additional human resource needed to staff the project। तो फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि जब उसने एक दफा स्टाफिंग वगैरह प्लान वगैरह कर ली तो अपनी हायर मैनेजमेंट के साथ मिलके जो अप्रोप्रिएट लोग हैं उनको एक्वायर करें। Staffing plans and good hiring procedures are important as incentives for recruiting and retention। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टाफिंग प्लान का इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्वेंटरी ऑफ द एम्प्लॉय स्किल्स। कि वो अपने पास कंप्लीट इन्वेंटरी रखे अपने एम्प्लॉयज की कि उसके पास किस कैपेबिलिटी के लोग जो है वो मौजूद हैं या और उसको कब कब किस कैपेबिलिटी के लोगों की जो है वो जरूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम के अंदर। जैसे इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करती हैं मुख्तलिफ कंपनीज। इवन कुछ कंपनीज बेहतरीन रिसोर्सेज को हायर करने के लिए इस तरह की भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती हैं। जैसे सम कंपनीज गिव देयर एम्प्लॉयज $1 फॉर एवरी आवर अ न्यू पर्सन दे हेल्प हायर वर्क्स। कि जो बंदा एक बेहतरीन रिसोर्स को लेके आएगा अपने रेफरेंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके जब जितनी देर वो काम करेगा उसके हर घंटे काम करने के बदले $1 जो है वो जो बंदा उसको रेफर करेगा उनको भी मिले। तो बाज कंपनीज इस तरह की स्ट्रेटजीज भी यूज करती हैं और बाज कंपनीज अपने जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको रिटेन रखने के लिए ये भी इजाजत देती हैं अलाउ पीपल टू वर्क फ्रॉम होम एज एन इंसेंटिव कि उनको इंसेंटिवाइज करती है कि वो घर बैठ के भी जो है वो अपनी एक्टिविटी जारी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्टैट्स बताए गए क्योंकि ये इसलिए भी कहते हैं जरूरी है कि एनरोलमेंट इन द यूएस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैज ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट इन half since 2000 and one third of US workers were over the age of 50 by 2010। 2010 के अंदर उन्होंने ये पैटर्न देखा कि यूएस के अंदर अब लोग जो है वो कम इनरोल हो रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर
और जो ज्यादातर लोग काम करने वाले थे वो 50 साल की उम्र से ज्यादा थे। आई मीन इसका मतलब ये था कि उस टाइम के अंदर वो ये प्रेडिक्ट फोरकास्ट कर पा रहे थे कि आने वाले टाइम में डेफिशिएंसी होगी वैल्यूएबल रिसोर्सेज। CIO's research suggests that the organization rethink hiring practices and incentives to hire and retain IT talent. तो उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने बेहतरीन IT टैलेंट को कैसे रिटेन किया जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, इंक्लूड द बेस्ट प्लेसेस फॉर पीपल टू वर्क, जिसमें एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बेहतरीन वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड की है। जैसे मुख्तलिफ स्टडीज की गई हैं, लोगों से सर्वेस किए गए हैं और उनसे ये डेटा कलेक्ट किया गया है कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करना जो है वो प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, Fortune magazine lists the 100 best companies to work for in the United States every year, with Google taking the honor in 2007, 8 and 12. कि कई साल तक जो है वो Google टॉप पे रही है इस हवाले से कि लोग उसमें काम करना पसंद करते हैं सिर्फ उसके वर्किंग इन्वायरमेंट की वजह से। Working Mother magazine lists the best companies in the US for women based on benefits for working families. तो इस तरह औरतों के लिए भी सर्टन कि उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल कौन सी कंपनीज हैं। इस तरह यूके ने डिफरेंट बेस्ट 100 कंपनीज निकाली कि काम करने के हवाले से लोग किसको प्रेफर करते हैं। तो मुख्तलिफ स्टडीज आती रहती हैं इस हवाले से। तो उसके बाद कहते हैं कि जब आपने लोगों को लेना है और उनसे काम करवाना है तो उसके अंदर फिर ये कॉन्सेप्ट एक इस्तेमाल होता है रिसोर्स लोडिंग का कि once people are assigned to projects, two techniques are available to project manager to help them use project staff the most. अपने स्टाफ को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पास मुख्तलिफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि वो अपने लोगों को कैसे मैनेज करें। एक तो ये है कि रिसोर्स लोडिंग और दूसरा रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लोडिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे resource loading रेफर करती है to the amount of individual resources and existing schedule requires during specific time periods कि एक certain time के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ लोगों की जरूरत पड़ती है उसको हम रिसोर्स लोडिंग के नाम से रेफर करते हैं। Helps project manager develop a general understanding of the demands of project will make on the organization resources and individual people's schedules कि जिसकी मदद से लोग जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फिर डेवलप करते हैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, कब कब रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी और कब कब लोगों को इंक्लूड करते चले जाना, रिसोर्स लोड करने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोजेक्ट को ओवर रन करने के लिए। तो इसके लिए नॉर्मली जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर रिसोर्स हिस्टोग्राम टाइप की चीजें जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस चीज को यूज करते हैं। कहते हैं कि रिसोर्स लोडिंग के दौरान एक चीज जो ऑब्जर्व की जाती है कि बास का एक रिसोर्स अगर कोई बहुत अच्छा रिसोर्स हो तो उसकी ओवर एलोकेशन भी हो जाती है। उस ओवर एलोकेशन की वजह से बास का आपका जो प्रोजेक्ट है वो हार्ड होता है, उसकी वजह से डिलेज भी हो सकते हैं। आपका अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन बाज का जो है वो चंद बहुत अच्छे रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय ज्यादा करती है जिसकी वजह से उनकी जो वर्किंग है वो भी कंप्रोमाइज होती है, जिसको ओवर एलोकेशन के नाम से डिनोट किया जाता है। ओवर एलोकेशन मीन मोर रिसोर्सेज देन आर अवेलेबल आर असाइन्ड टू परफॉर्म वर्क एट अ गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ओवर एलोकेट कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हिस्टोग्राम शो कर रही है ओवर एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फ्रैंकलिन जो है उसकी एक्टिविटीज को शो किया गया है कि जो फ्रैंकलिन की नॉर्मल जो एलोकेशन है वो तकरीबन कहते हैं वो जैसे ये येलो ब्लू पार्ट है इसके साथ शो किया गया है। नॉर्मल डेज में सपोज वो काम कर रहा है 8 घंटे और ये जो ब्लू है ये उसकी 8 घंटे की रूटीन को शो कर रहा है, लेकिन बाज का जो ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज हैं उनको लोग ओवर एलोकेट भी कर देते हैं। तो कैसे जो मार्च के अंदर जाके फरवरी के एंड के ऊपर और मई के हाफ तक जो है वो तकरीबन इसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको ओवर एलोकेट कर दिया है प्रोजेक्ट को। ये जो रेड पार्ट है ये उसकी ओवर एलोकेशन को शो कर रहा है।
तो कहते हैं कि ये इस टाइम के दौरान उसकी एलोकेशन तकरीबन खास तौर पे मार्च और मई के शुरू तक, तो इतने 2 माह के लिए उसको तकरीबन 24-300% उसका काम जो है वो बढ़ गया। तो अगर वो नॉर्मल डेज में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 24-24 घंटे भी यहाँ पे ये जो हिस्टोग्राम है वो शो कर रही है कि उसको काम करना पड़ेगा। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं, कहते हैं कि इसको हम ओवर एलोकेशन कहते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, तो आपको फिर रिसोर्स लेवलिंग करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिसोर्स लेवलिंग करनी पड़ती है कि अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। रिसोर्स लेवलिंग के अंदर क्या होता है, इज अ टेक्निक फॉर रिजॉल्विंग रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स बाय डिलेइंग टास्क्स, कि फिर उन्हें अपने कुछ टास्क को जो है वो डिले करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने पहले देखा था कि जब हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, तो टाइम एलोकेशन के अंदर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था मुख्तलिफ तरीकों से कि जो रिसोर्सेज हैं वो अपना काम कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम के अंदर एक एक्टिविटी को लेके। हर एक्टिविटी का एक सर्टेन ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बाद वो एक्टिविटी मुकम्मल होगी तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे आपने वो सीपीएम वगैरह के अंदर देखा था कि जो एक्टिविटीज, उनके नाम, उनकी ड्यूरेशन और जो रिसोर्स उसको कंडक्ट कर रहा है उसकी डिटेल्स आपने वहाँ पे दी थी। नॉर्मली लोग जो है वो जब उस किस्म की सीक्वेंस डायग्राम बना रहे होते हैं तो उसको ओवरलुक कर देते हैं एक इंडिविजुअल की डिफरेंट जगह के ऊपर इन्वॉल्वमेंट को, जिस वजह से ये रिसोर्स ओवरलोडिंग, ओवर एलोकेशन का जो है वो टाइप की प्रॉब्लम जो है वो राइज होती है। तो कहते हैं कि तभी अगर हम अच्छे तरीके से बना लें तो फिर ये हमारा काम जो है वो आधा रह जाता है। इन केस अगर वो हो जाती है तो फिर आपको लेवलिंग करनी पड़ती है। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि वो जो आपका स्लैक था और फ्लोट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा, कि बाज़ बात फिर ये होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि जो फ्री रिसोर्स आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए। फॉर एग्जांपल जो सीपीएम के ऊपर आ रही हैं एक्टिविटीज, उसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, बाज़ का उनमें टाइम होता था कि आप उनको थोड़ा डिले भी कर सकते थे, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो इन केस अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वहां पे आप कुछ एक्टिविटीज को अपनी को डिले कर देते हैं, तो ये वो बात होगी यहाँ पे। इज अ टेक्निक फॉर रिजॉल्विंग रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स बाय डिलेइंग टास्क। अगर कोई कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है किसी रिसोर्स की वजह से तो आप डिले वगैरह कर देते हैं। द मेन पर्पस ऑफ रिसोर्स लेवलिंग इज टू क्रिएट अ smoother distribution of resource usage and reduce ओवर एलोकेशन। ठीक है जी। तो उसमें फिर क्या करते हैं कि फिर आप अपने रिमूव करते हैं ओवर एलोकेशन को, डिले करके जो नॉन क्रिटिकल टास्क है उनकी सूरत में। और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि फिर वो अपने स्केड्यूल को जो है ना उसमें से रीस्केड्यूल करे और ओवर एलोकेशन और अंडर एलोकेशन दोनों चीजों को कंसीडर करे और दोनों चीजों को खत्म करे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन की एग्जांपल, इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी ए है, बी है और सी है। एक्टिविटी ए जो है वो 2 दिन का टाइम ले रही है, एक्टिविटी जो है बी जो है वो 5 दिन का टाइम उसको रिक्वायर्ड है, और एक्टिविटी सी जो है वो उसको 3 दिन का टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीशन के लिए। और उनको अल्टीमेटली एक सर्टेन टाइम तक जो है वो खत्म होना। तो जैसे आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर लिखी हुई है प्रोजेक्ट नेटवर्क विद ए एक्टिविटीज बी एंड सी ड्यूरेशन एज शोन, और इनके डेज वगैरह बता दिए हैं। तो कहते हैं एक्टिविटी ए जो है अगर हम उसको देखें बी के साथ कंपेयर करके, तो जो इसके साथ जो ये 2 दिन में मुकम्मल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्लैक टाइम है यहाँ पे 3 दिन का स्टिल है। और जो एक्टिविटी सी है जिसका टाइम कंप्लीशन 3 दिन है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ हमारे लिए 2 दिन का स्लैक टाइम अवेलेबल है। तो जबकि एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज आपने एलोकेट किए हुए हैं वो 2 वर्कर्स हैं, बी को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 वर्कर रिक्वायर्ड है, और सी को भी कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप नीचे आ जाएं, ये दो जो डायग्राम्स बनी हुई हैं, इनको अगर आप पहले लेफ्ट वाली को कंसिडर करें तो लेफ्ट वाली ये कह रही है कि अगर आप तीनों एक्टिविटीज को डे 1 पे स्टार्ट करें, अगर आप तीनों एक्टिविटीज को डे 1 से ही स्टार्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटी ए है उसको 2 रिसोर्सेज मिलके मुकम्मल करेंगे,
रिसोर्सेज जो वर्कर की सूरत में लेफ्ट साइड के ऊपर हमने लिखे हुए हैं, जो कि हमने इवन नंबर के अंदर लिखे हैं, चूंकि ऊपर एलोकेशन भी हमने इवन ही तकरीबन की हुई है कि दो एक एक्टिविटी को, दूसरी को चार, ठीक है जी, फिर तीसरी को दो। तो हम दो चार छः आठ टोटल हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कुल मिला के 8 बंदे चाहिए। तो हमने 8 रिसोर्सेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिए लेफ्ट साइड पे, और नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो इसका कंप्लीशन टाइम है, डेज है, वो डाल दिया, 5 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट होना। तो एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने के लिए 2 रिसोर्सेज चाहिए और ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो। अगर हम डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी तरह आउट ऑफ 8 दोज रिसोर्सेज 4 रिसोर्सेज हमने एलोकेट कर दिए एक्टिविटी बी को, जो कि कंटिन्यूअसली 2 दिन पे उसके ऊपर लगाएंगे। फिर इसी तरह पैरेलली आपने स्टार्ट कर दिया सी को। सी को भी आपने 2 रिसोर्सेज लगाए तो 2 दिन के अंदर कुछ काम कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद अब जो उनका रिमेनिंग टाइम है, तीसरे दिन उन रिसोर्सेज ने मिलके जो रिमेनिंग पार्ट था, तीसरे दिन सी का मुकम्मल कर लिया, एक्टिविटी ए मुकम्मल हो चुकी थी, एक्टिविटी बी भी उसी के साथ साथ पैरेलली चल रही है, जबकि सी भी मुकम्मल हो गई है। अब जो रिमेनिंग टाइम है अगले 2 दिन के अंदर वो 4 वर्कर मिलके बी को कंप्लीट करते हैं। तो मतलब इस तरह से ये हमें बता रही है कि कैसे अगर डे 1 पे स्टार्ट किया जाए तो हमें पैरेलली सारे बंदों को शामिल करना पड़ता है, और एक्टिविटी जो है वो इस तरह से 5 दिन के ऊपर जाकर मुकम्मल होती है। एंड व्हाट इफ कहता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा लेवलाइज कर दें, अगर स्लैक हमारे पास मौजूद है तो क्यों ना हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो 2 रिसोर्स एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनको इस तरह इस्तेमाल करें कि एक्टिविटी बी है उसके ऊपर 4 पीपल कंटिन्यूअसली काम करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्टिविटी ए को पैरेलली इसके साथ, जो कि 2 दिन के अंदर मुकम्मल हो रही है। अगले 3 दिन में उन्हीं दो के साथ एक्टिविटी सी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ये कहते हैं कि काफी हद तक जो है वो लेवल हो गई एक्टिविटी, कि अगर कहीं पे आपके पास स्लैक वगैरह मौजूद है, फ्लोट मौजूद है, तो आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप कहते हैं कि रिसोर्स लेवलिंग वगैरह कर लेते हैं। तो रिसोर्स लेवलिंग के कहते हैं कि इस तरह से फिर मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं कि व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑन अ मोर कांस्टेंट बेसिस दे रिक्वायर लेस मैनेजमेंट। अगर तो कांस्टेंट बेसिस के ऊपर कोई जो रिसोर्स है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तो आपको मैनेजमेंट करने की कोई इस तरह से जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने 20 घंटे काम करना है एक हफ्ते के अंदर, वो अगले 3 महीने उसकी सेम रूटीन रहेगी, तो हमें उसको ऐसा जो है वो कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा इसी काम को करेगा लेकिन 10 घंटे करेगा एक वीक के अंदर, अगले वीक के अंदर वो 40 घंटे काम करेगा, उससे अगले वीक के अंदर जो है वो 5 घंटे काम करेगा। तो इस किस्म की जो आर्बिट्रेरी काइंड की टाइमिंग है, उस किस्म के रिसोर्सेज की सूरत में फिर हमें उन्हें लेवल करना पड़ता है, थोड़ा सा यूटिलाइज करने पड़ते हैं दूसरे रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर तो वो कांस्टेंट वे में कांस्टेंट बेसिस के ऊपर काम कर रहा है तो फिर हमें वहां पे ऐसा चीज जरूरत नहीं होती। इट मे एनेबल प्रोजेक्ट मैनेजर टू यूज जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी टाइप ऑफ पॉलिसी फॉर यूजिंग। इससे ये भी फायदा होता है कि आप जस्ट इन टाइम काइंड की इन्वेंट्री भी यूज कर लेते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री टाइप से मुराद ये होती है कि हम तब ही कोई रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं जब जब हमें उसकी कोई डिमांड आती है, जब जब उसने कंज्यूम होना होता है। तो हम कहते हैं कि रिसोर्स लेवलिंग की मदद जो है से जो प्रोजेक्ट मैनेजर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री टाइप की पॉलिसी को यूज करते हुए भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को और या अपने अदर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इट रिजल्ट्स इन फ्यूअर प्रॉब्लम्स फॉर प्रोजेक्ट पर्सनल एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लोगों के जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनके लिए भी काफी हद तक आसानी है, अगर वो प्रॉपरली एक सीक्वेंस में काम करेंगे, एक कांस्टेंट मैनर में, एक लेवल्ड वे में काम करेंगे। और इसके साथ साथ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसकी भी परेशानी कम हो जाएगी कि कभी बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, कभी कम के ऊपर तो इशू नहीं है, तो वो फिर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आई मीन रिक्वेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे कि इन रिसोर्सेज के ऊपर, अब लेट्स से अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। तो इसके अलावा जो बेनिफिट है रिसोर्स लेवलिंग का, इट इज ऑफन इम्प्रूव मोरल। इसकी वजह से लोगों का मोरल भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि पीपल लाइक टू हैव स्टेबिलिटी इन देयर जॉब्स। तो वो एक कांस्टेंट वे में काम करना चाहते हैं,
वो एक स्मूथ वे में काम करना चाहते हैं. इट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर पीपल not to know what project they will be working on from week to week or even from day to day, कि अगले वीक में क्या करना है या अगले दिन क्या करना है. अगर लोगों को ये नहीं पता होगा तो कहते हैं कि बड़ा स्ट्रेसफुल होगा लोगों के लिए. अगर उनको पता होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो उन्होंने एक लॉन्गर पीरियड के अंदर यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ज्यादा बेहतर होगा. फिर हम डेवलप करते हैं प्रोजेक्ट टीम के लिए. फिर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स को डेवलप करते हैं. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स की डेवलपमेंट के अंदर हम डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हमारे होते हैं. उसके हवाले से द मेन गोल ऑफ टीम डेवलपमेंट इज टू हेल्प प्रोजेक्ट people work together more effectively to improve project performance. It takes teamwork to successfully complete most projects. कि जब आपने लोगों को हायर कर लिया, असाइन कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी लेवलिंग वगैरह कर ली, तो कहते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है ना, इसके बाद फिर आपकी जो अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि लोगों को आप इस तरह से इकट्ठा करें कि वो एक एज अ जेल अप हो जाए, एक टीम के तौर पे काम करें, ताकि जो मेजर गोल है, जो मेन गोल है, उसको अचीव किया जा सके, ताकि वो कलेक्टिवली मिलके और एक इफेक्टिव वे में काम करें और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. तो इसके लिए कहते हैं कि एक बेहतर टीम का बनाना जो है वो जरूरी है. इस एक बेहतर टीम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. तो टकमैन ने एक अपना मॉडल दिया था टीम डेवलपमेंट के हवाले से, जिसको उसने कहा था कि आपको फॉर्मिंग करनी होती है, स्टॉर्मिंग करनी होती है, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. तो फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स the introduction of team members either at the initiation of the team or as the new member are introduced. तो सबसे पहले आप टीम फॉर्मिंग है, एक टीम को बनाते हैं या उसकी इनिशिएशन करवाते हैं, सारों की आपस में कोलैबोरेशन करवाते हैं. अगर वो पहले से बनी हुई है और नया बंदा कोई एक या दो हायर किए तो उसको उसके साथ डालते हैं, फॉर्मिंग करते हैं अपनी टीम की, और फिर उसको स्टॉर्मिंग करते हैं. occurs when storming तब होती है जब टीम मेंबर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस फॉर हाउ द टीम शुड ऑपरेट. कि बात का जो है वो अगर किसी वजह से कंफ्लिक्ट आ जाए कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को किस तरह से लेके चलना है, पीपल टेस्ट ईच अदर एंड देयर इज ऑफन कंफ्लिक्ट विद इन टीम. तो ये पॉसिबिलिटी है कि लोगों के बीच में जब वो टीम वर्क के तौर पे जब काम कर रहे हो तो कंफ्लिक्ट आ सकता है. तो देयर कुड बी अ स्टॉर्मिंग. अगर वो स्टॉर्मिंग हो जाती है okay, तो फिर हम जो है वो फॉर्मिंग पहले, इनिशिएशन, और फिर स्टॉर्मिंग कि टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी हो सकते हैं. फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को नॉर्मल करना is achieved when team members have developed a common working method and cooperation and collaboration replace the conflict and mistrust of the previous phase. कि अगर उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, उसको फिर खत्म करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, और फिर दोबारा जो है वो अग्री अपॉन होते हैं किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर, और दोबारा से जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया जाता है, नॉर्म किया जाता है. एंड देन परफॉर्मिंग की स्टेज आती है कि जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, लोग डेवलप हो जाते हैं, तो फिर वो परफॉर्म करते हैं. Because when emphasis is on reaching the team's goal rather than working on team process, कि अब वो बाकी टीम प्रोसेस खत्म हो जाते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, लोगों की वर्किंग शुरू हो जाती है. रिलेशनशिप्स आर सेटल्ड एंड टीम मेंबर्स आर लाइकली टू बिल्ड लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर. कि जहाँ पे आप लोग जो है वो एक दूसरे को जान जाते हैं और एक दूसरे से काफी हद तक जो है वो सोशली अटैच हो जाते हैं, और फिर वो ओवर अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. एंड देन फाइनली जब वो एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाती है, टास्क मुकम्मल हो जाता है, देन द स्टेज ऑफ एडजर्निंग it involves the breakup of the team after it successfully reaches its goals and complete the work. कि जब वो फिर अपना काम जब उनका मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद उनकी ले ऑफ स्टार्ट हो जाती है. तो टकमैन ने मॉडल दिया था टीम डेवलपमेंट के हवाले से कि आप पहले इनिशियली फॉर्मिंग करते हैं, अगर कुछ स्टॉर्मिंग होती है तो उसको देखते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, टीम परफॉर्म करती है, एंड देन फाइनली इट जर्न्स. ओके, फिर कहते हैं कि बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं टीम डेवलपमेंट के लिए. उस हवाले से कहते हैं कि ट्रेनिंग पहला पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ट्रेनिंग कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, each other and how to work better in teams. कि जिसमें वो ये
समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों के साथ मिलके कैसे काम करना है, या अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं ट्रेनिंग के हवाले से, वो टेक्निकल भी हो सकती हैं, वो सोशल किस्म की भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनका ये ख्याल होता है कि टेक्निकली भी चलें, साउंड होना जरूरी है। वो ये ख्याल करते हैं कि बजाय बाहर से लोगों को हायर करना और फिर वो आके टाइम लेंगे, तो क्यों ना अपने ही रिसोर्सेज को अपग्रेड कर दिया जाए, उनकी कैपेबिलिटी को बेहतर करवा दिया जाए। तो वो टेक्निकल काइंड की ट्रेनिंग भी जो है वो उसका भी अरेंजमेंट करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को बुला के भी करते हैं। तो उसके अलावा वो फिजिकल काइंड की एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंदर फिजिकल चैलेंजेस भी दिए जाते हैं, या फिजिकली भी लोगों को जज किया जाता है, और फिजियोलॉजिकली भी प्रेफरेंस इंडिकेटर टू मदद से भी उनको जज किया जाता है। फिजिकल चैलेंजेस एक्टिविटीज के अंदर जिस तरह ये मिलिट्री काइंड की ट्रेनिंग्स होती है कि जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है मुख्तलिफ स्पेशल लोकेशंस के ऊपर, जो कि उस तरह का ही ऑलमोस्ट सेटअप होता है, एक वर्चुअल काइंड की इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे लोगों को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, वो नेविगेट करते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाटर रैपिड्स हैं, या क्लाइंब माउंटेनिंग है, या हाइकिंग वगैरह टाइप की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, या पार्टिसिपेट करवाया जाता है रोप कोर्सेज के अंदर, जैसे वो रस्सा वगैरह उसके ऊपर चढ़ना या क्लाइंब उनको क्लाइंब करना। Research shows that physical challenges often help teams of strangers to work together more effectively. खास तौर पे जहाँ पे stranger barrier हो, कि नए लोग जब टीम के अंदर इंक्लूड किए हों और वो अभी उनकी झिझक है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए, अगर इस तरह की एक्टिविटीज आप करवाते हैं लोगों को, वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर लेके जाके फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वो एक दूसरे को, अपने आप को और कैपेबिलिटीज को कहते हैं समझने का मौका मिलता है। तो इसके हवाले से जो 3 मेजर एक्सरसाइजेज रिकमेंड की गई हैं खास तौर पे मेंटल टीम बिल्डिंग के हवाले से, उसके अंदर मेयर्स की ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, विल्सन लर्निंग सोशल स्टाइल प्रोफाइल है, और तो कहते हैं कि जब आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और लोगों को इंटीग्रेट करते हैं, तो उससे पहले आप डिफरेंट ह्यूमन पर्सनालिटी थियरीज वगैरह अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, ताकि लोगों के बारे में ये समझा जा सके कि वो किस किस्म की कैपेबिलिटी के या मेंटल कैपेबिलिटी के लोग हैं। तो उसके लिए बहुत सारी कॉमन टीम बिल्डिंग जो टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत कॉमन है मेज ब्रेक की, टाइप इंडिकेटर, विल्सन की, लर्निंग सोशल स्टाइल प्रोफाइल है, और डिस्क प्रोफाइल है। आज की ये डिस्कशन हमारी पहले इन्हीं चीजों के बारे में है। सबसे पहले जो मेंटल कैपेबिलिटी के बारे में जो ह्यूमन पर्सनालिटी थियरी जो इनिशियली दी थी, वो मेयर्स ब्रेक ने दी थी, जिसका नाम उसने मेयर्स ब्रेक टाइप इंडिकेटर रखा। मेयर्स ब्रेक टाइप इंडिकेटर के अंदर कहते हैं कि ये बहुत पॉपुलर टूल है फॉर डिटरमिनिंग पर्सनालिटी प्रेफरेंसेस एंड हेल्पिंग टीममेट अंडरस्टैंड ईच अदर। लोगों की पर्सनालिटी को जज करने के लिए, उनकी टाइप को कैटेगराइज करने के लिए, और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए कहते हैं कि टाइप इंडिकेटर के नाम से जो है वो कुछ डायमेंशंस स्पेसिफाई की थी मेयर्स ब्रेक ने। वो 4 मेजर साइकोलॉजिकल टाइप की जो डायमेंशंस हैं इसके अंदर एमबीटीआई में उनमें सबसे पहले किसी का एक्सट्रोवर्ट होना या इंट्रोवर्ट होना, या उसका सेंसेशनल होना या इंट्यूशन उसके अंदर होना बाय बर्थ, या वो बाय डिफॉल्ट कोई थिंकर है या फीलिंग्स पे बेस करता है, या कोई इंडिविजुअल जजमेंटल है या परसेप्शन के ऊपर बिलीव करता है। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट शायद आप लोग पहले भी इस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा सोशल हो, टॉकेटिव हो, और लोगों के साथ जल्दी जल्दी जो है वो दोस्ती वगैरह कर लेता हो, बहुत एक्टिव हो। इस किस्म की पर्सनालिटी जिसके अंदर है उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग हैं जो जल्दी जल्दी ओपन अप नहीं होते दूसरों के साथ, शाय होते हैं, बहुत क्वाइट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, और पैसिव होते हैं नेचर में। ऐसे लोगों को हम जो है वो इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, दूसरों के साथ ज्यादा सोशलाइज नहीं होते। तो ये जो एसएन टाइप के लोग होते हैं,
फिर दूसरी टाइप आ जाती है, इसमें दूसरी डायमेंशन आ जाती है इसके अंदर सेंसिंग की और इंट्यूशन की। ये जो दूसरी डायमेंशन है ये रिलेट करती है कि लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। सेंसेशन से मुराद ये है कि इस तरह के लोग हैं जो कि फैक्ट्स के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर या रियलिटी को के ऊपर बिलीव ज्यादा करते हैं और अपने आप को ज्यादातर वो एज प्रैक्टिकल पीपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है जी, ये ज्यादातर जो है वो कंसर्न होते हैं कि अपनी जो फाइव सेंसेस हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उनको उनसे काम लेते हैं ज्यादातर। जबकि इंट्यूशन ओरिएंटेड जो लोग होते हैं ये ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं, ज्यादातर इमेजिनेटिव होते हैं और अपनी अटेंटिव होते हैं टुवर्ड्स देयर इंट्यूशन। ये ज्यादातर चीजों को इल्हामी समझते हैं कि जैसे चीजें आ रही हैं, जबकि जो कंपैरेटिवली सेंसेशनल लोग हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, जो इस वक्त सामने सिचुएशन है उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं। जबकि इससे जो दूसरी किस्म के लोग हैं जिन्हें हम थिंकिंग या फीलिंग वाले कहते हैं, थिंकिंग वो लोग हैं जो ज्यादातर चीजों को ऑब्जेक्टिव वे में या लॉजिकल वे में देखते हैं। उनकी जो सोच होती है वो या उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो जजमेंट होती है, वो ऑब्जेक्टिव काइंड की होती है, जो थिंकर्स हैं। और जो फीलिंग पे बिलीव करते हैं, जिनकी टाइप जो है वो फीलिंग बेस्ड है, इनकी जजमेंट ज्यादातर सब्जेक्टिव नेचर की होती है या पर्सनल नेचर की होती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वो जो आप किसी खास थियरी या कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, आप चीजों को किताबी अंदाज में देखते हैं। जो दूसरी किस्म के लोग हैं वो ज्यादातर अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं कि वो किस तरह से चीजों को देखते हैं। तो इसके अलावा जो चौथी डायमेंशन है इसके अंदर वो है जजमेंटल और परसेप्शन की। जो जजमेंटल और परसेप्शन के अंदर जो ज्यादातर लोगों का कंसर्न है वो रहता है एटीट्यूड के साथ टुवर्ड्स स्ट्रक्चर। ये ओवरऑल चीजों का स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो जजमेंट ओरिएंटेड लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं या उनका ज्यादा जो फोकस होता है वो टास्क की कंप्लीशन के ऊपर या क्लोजर के ऊपर होता है। वो एक टाइम की पाबंदी करने वाले लोग हैं। वो डेडलाइंस को एस्टेब्लिश करते हैं और उन्हें बहुत सीरियसली देखते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी टाइम की पाबंदी करेंगे, डेडलाइंस को टाइम के ऊपर कंप्लीट करेंगे। जबकि इसके कंपैरिजन में जो दूसरे हैं लोग जिनको हम परसेप्शन कह रहे हैं, वो परसीव करते हैं लोगों को इस तरह से कि जैसे हर एक चीज जो है ना वो नॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, जब चाहेंगे कर लेंगे। इस किस्म के जो लोग हैं कंपैरेटिवली जो जजमेंटल हैं उनकी निस्बत जो परसेप्शन वाले हैं वो टाइम्स वगैरह के ऊपर, डेडलाइंस वगैरह के ऊपर कहते हैं कि वो ज्यादा बिलीव नहीं करते या उसको वो फॉलो नहीं कर रहे होते। वो डेडलाइंस को तकरीबन एक सिग्नल के तौर पे ही लेते हैं, सिग्नल इन सेंस के बाकी जो जजमेंट वाले वो तो डेडलाइन को डेड ब्रेक ने टाइप इंडिकेटर के नाम से फिर लोगों की पर्सनालिटी को, उनकी साइकोलॉजिकल जो बेसिस हैं उनकी बेस के ऊपर आप लोगों को जो है ना वो कैटेगराइज कर सकते हैं इन बेसिक टाइप्स की बेस पे और ये समझ सकते हैं कि लोग जो हैं वो किस हद तक आपके लिए सूटेबल होंगे या किस किस्म के लोगों को, हर इंडिविजुअल को फिर आपने टीम में किस तरह इससे एडजस्ट करना है एटसेट्रा। ये फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो अपने लोगों की कैपेबिलिटीज को समझ के उसके मुताबिक उसकी टीम वगैरह बनाए। तो ये बहुत सारी कंपनीज के अंदर फॉरेन में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो सबसे पहले लोगों को साइकोलॉजिकली असेस करते हैं। जब वो साइकोलॉजिकली असेस करते हैं तो उसके बाद वो फिर डिसीजन लेते हैं कि फर्दर इनको टेक्निकल टास्क के लिए किसी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए या एक्टिविटी के लिए इनको बुलाया जाए या नहीं। तो जो एंटीज होते हैं इंट्यूशन बेस्ड और थिंकिंग बेस्ड, ये कहते हैं कि इस तरह की नस्ल है या इस तरह के लोग हैं, इस तरह की कैटेगरी है दोनों को मिला के जो ज्यादातर रैशनल है
ये चीजों को, ये हकीकत पसंद लोग हैं, ये रैशनली चीजों को देखते हैं। रैशनल्स आर अट्रैक्टेड टू टेक्नोलॉजी फील्ड, और ये ज्यादातर लोग जो है ना वो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर आते हैं। तो 75% ऑफ डेवलपर कहते हैं कि ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स, एक मुख्तलिफ रिसर्च हुआ यूएस के अंदर, तो उसमें उन्होंने फाइंडिंग उनकी ये थी कि 75% जो कंप्यूटर डेवलपर्स थे तो उनको लगा कि वो सारे के सारे इंट्रोवर्ट्स थे। अब इंट्रोवर्ट्स होने का मतलब ये है कि लोग ज्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, वो टीम मेंबर उतने अच्छे नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहती है उनके बीच में। तो अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो वन कैन इमेजिन के प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए वो कितने यूजफुल हो सकते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो अपनी जो पर्सनालिटी है लोगों की उसको समझे। और कहते हैं कि तकरीबन ये जो इंट्यूशन और थिंकिंग वाले लोग हैं, इनका कुल मिला के उस फाइंडिंग के अंदर ये चीज सामने आई कि तकरीबन यूएस के अंदर 7% ऐसे लोग थे जो एंटी बेस्ड थे, जो कि प्योरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल गेट्स भी वो इसी कैटेगरी में लाई करता है। IT people vary most from the general population in not being extroverted or sensitive। ये जो IT के लोग होते हैं, कहते हैं कि ज्यादातर जो उनकी फाइंडिंग थी वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, दूसरे लफ्जों में इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, उस तरह से सोशल नहीं होते। आई मीन हमारे केस में कुछ और हो सकता है, लेकिन ये हम जनरली बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ये स्टडीज की गई थी। एंड और वो सेंसिंग बेस्ड होते हैं, वो ज्यादातर अपनी जो है ना वो सेंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर बिलीव करते हैं। फिर एक दूसरी टाइप है कि लोगों का जो सोशल स्टाइल है वो किस तरह का होता है। लोगों का जो सोशल स्टाइल है वो कहते हैं कि उसके लिए प्रोफाइल की जाती है। तो सोशल स्टाइल की प्रोफाइल बनाते हुए पीपल आर परसीव्ड एज बिहेविंग प्राइमरीली इन वन ऑफ 4 जोन्स। तो लोगों को इन 4 जोन्स के हवाले से असेस किया जाता है बेस्ड ऑन देयर assertiveness और रिस्पॉन्सिवनेस। बेस्ड जो है वो बेसिकली इन 2 टाइप्स की उनकी नेचर के ऊपर करता है कि वो assertive इन नेचर है या रिस्पॉन्सिव इन नेचर है। assertive जो होते हैं ना, assertive से मुराद ये है कि वो बंदा जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है या दूसरों को वो फोर्स कर रहा है कि वो सोचें और किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करें। एजर्टिव थोड़ा सा कह लें कि वो कंट्रोलिंग नेचर का बंदा जो होता है उसको हम एजर्टिव इन नेचर कहते हैं। या वो दूसरों को जो है वो बताने वाला होता है, वो दूसरों को बताने वाला होता है, वो उनसे काम करवाने वाला होता है, एजर्टिव इन नेचर। और जो रिस्पॉन्सिव इन नेचर होता है बंदा, ये इस किस्म के जो लोग हैं ये इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस को रिएक्ट करते हैं। जो एजर्टिव्स हैं उनकी बातों को मान के फिर उनसे इन्फ्लुएंस होके या उनसे वो इंस्पिरेशन लेके स्टिमुलेट होते हैं और फिर अपनी फीलिंग्स वगैरह को रिस्पॉन्ड करते हैं, फीलिंग्स की सूरत के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन। तो 2 तरह के लोग हैं, असर्टिव इन नेचर है, रिस्पॉन्सिव इन नेचर है। इन दोनों की बेस के ऊपर फिर हम ये डिफाइन करते हैं कि लोगों की इन जनरल किस किस्म की कैटेगरी है। आर दे ड्राइवर्स, एक्सप्रेसिव, एनालिटिक्स या एमाइबल किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग जो है वो ज्यादातर हैं। ड्राइविंग ऐसे लोग होते हैं या उनकी कैटेगरी ड्राइवर्स के जो ज्यादातर कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं इमोशंस में, और वो ज्यादातर जो है ना वो असर्टिव इन नेचर होते हैं, वो बताने वाले होते हैं दूसरों को कि क्या करना है और कैसे करना है। द पर्सन लाइक टू बी इन चार्ज एंड इमोशनली अंडर कंट्रोल, दूसरों को बताने वाला और इमोशनली जो है वो काफी हद तक स्टेबल बंदा होता है। इस किस्म की नेचर वाले लोग जो ड्राइवर्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो एक्सप्रेसिव होते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं, लेकिन वो साथ साथ दूसरों को जो है ना गाइड करने वाले भी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बता रहे हैं कि इमोशनल है और टेलर है। द पर्सन इज एन एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स ड्रामा, कि वो बात जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं।
और जो तीसरी कैटेगरी है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स जो है वो इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं दूसरों को। दिस पर्सन इज सीरियस एंड कैलकुलेटेड। इस किस्म के लोग जो है ना वो भी ज्यादातर सीरियस नेचर के होते हैं और फैक्ट्स वगैरह के ऊपर बिलीव करने वाले लोग होते हैं और फैक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करते हैं। जो चौथी कैटेगरी है इमाइबल, ये इमोशनल हैं और आस्कर्स हैं। इस तरह के लोग हैं जो कि फ्रेंडली नेचर के होते हैं, टीम प्लेयर होते हैं और इजी गोइंग होते हैं। जो चौथी कैटेगरी है इमाइबल्स की, जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मोस्ट मैनेजर फॉल इनटू द ड्राइविंग कैटेगरी। ज्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं वो ड्राइवर्स होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं और टेलर्स होते हैं। वो दूसरों से काम करवाने वाले लोग होते हैं। जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स वगैरह की टीम के अंदर लोग होते हैं ना वो ज्यादातर कहते हैं कि अमाइबल होते हैं, क्योंकि उनका हर वक्त जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्शन रहती है, तो उन्होंने उनको मैनेज करना होता है ह्यूमन रिसोर्स वालों ने। तो वो ज्यादातर जो है वो अमाइबल नेचर के लोग होते हैं, माइल्ड से लोग होते हैं। इसी तरह पीपल आर ऑपोजिट कार्स, ड्राइवर्स एंड अमाइबल्स। तो ये दो डिफरेंट किस्म के लोग हैं। तो कहते हैं कि फिर जब आप टीम बना रहे हो तो फिर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि दो ऑपोजिट एक्सट्रीम के लोगों को फिर एक टीम के अंदर ना डाला जाए। अगर डाला जाए तो फिर उनके लिए कोई जो है ना वो पहले से कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए कि वो बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर पाए या एक दूसरे को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राइवर्स हैं जो बहुत कंट्रोल्ड हैं, जो थोड़े से अग्रेसिव भी हो सकते हैं। जो अमाइबल्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट लोग हैं, इमोशनल हैं और इजी गोइंग लोग हैं। तो इनका भी कहते हैं गुजारा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह जो एनालिटिक्स और एक्सप्रेसिव हैं ये भी दो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। तो ये दो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों का आपस में चलना जो है वो नॉर्मली मुश्किल होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये फिर मैनेजर्स का, हायर मैनेजर्स का काम है कि वो इस तरह की टीमों को जब बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर फिर उनकी कम्युनिकेशन का कोई वे आउट प्रॉपर तरीके से रखें। उसी चीज को सोशल स्टाइल्स को हमने यहाँ पे ये उसी चार फैक्टर्स की सूरत में, डायमेंशन की सूरत में स्पेसिफाई किया है कि जैसे टॉप के ऊपर जो टास्क डायरेक्टेड और रिस्पॉन्सिव किस्म के नेचर के लोग होते हैं, और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि टेलर और डायरेक्टेड असर्टिव नेचर के लोग होते हैं। जो नीचे है वो पीपल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सिव किस्म के लोग होते हैं और आस्क डायरेक्टेड असर्टिव किस्म के लोग होते हैं। फिर इनको अगर आप कैटेगराइज करते हैं कि ड्राइवर जो है वो टेलर है और टास्क डायरेक्टेड है। इस तरह जो एक्सप्रेसिव हैं टेलर्स हैं और रिस्पॉन्सिव हैं थोड़े से इमोशनल है। तो इसी तरह से बाकी लोग भी जो हैं जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा। तो ये डिफरेंट सोशल स्टाइल्स की बेस के ऊपर भी आप अपनी टीम को जब असम्बल करते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि उनकी जो सोशल स्टाइल है उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों की टीम बनानी चाहिए। फिर एक तीसरी इसी तरह की थियरी है डिस्क प्रोफाइल के नाम से। डिस्क प्रोफाइल कहते हैं कि ये रिवील करती है पीपल्स बिहेवियर टेंडेंसीज अंडर सर्टेन सिचुएशंस। कि किसी खास किस्म की सूरत हाल के अंदर लोग जो है वो किस तरह से बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल इट रिवील्स यू टेंड टू बिहेव अंडर स्ट्रेस, इन कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन कम्युनिकेटिंग एंड व्हेन अवॉइडिंग सर्टेन एक्टिविटीज। कि लोग जो है वो स्ट्रेस में, फेयर में, कॉन्फ्लिक्ट में जब किसी से हो जाता है, टीममेट्स के अंदर या हायर मैनेजमेंट के साथ किसी से भी, तो वो ये कम्युनिकेशन में तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे लोग। तो इस किस्म की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्क प्रोफाइल जो है वो एक बिहेवियरल टेंडेंसी को असेस करने का एक तरीका है, जिसके अंदर अगेन 4 डायमेंशन है इसकी, इस मॉडल की भी, कि लोगों के नॉर्मल बिहेवियर को जो है वो किस तरह से असेस किया जा सकता है इसके अंदर, जिसमें डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटीनेस एंड कंप्लायंस।
इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इस चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके 4 पार्ट हैं। तो इन 4 पार्ट्स को हम डिफरेंट कलर स्कीम भी इनको की जाती है। फॉर एग्जांपल जो डोमिनेंस है उसको रेड कैटेगरी में रखा जाता है, और जो इन्फ्लुएंस है इसको हम येलो में रखते हैं, यू को ग्रीन के साथ, और इट को या कंप्लायंस को जो है वो हम ब्लू के साथ रखते हैं। और इसी तरह से इनको हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट किस्म के प्रोनाउंस के साथ भी। डोमिनेंस जो है वो ज्यादातर डायरेक्टिव, डिसेसिव या एसर्टिव नेचर के लोग होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं, जो लोगों को ड्राइव करते हैं, और ये आउटकम ओरिएंटेड होते हैं। ये जो भी काम करना चाहते हैं ये उससे कोई ना कोई आउटकम लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर अपनी टीम को टास्क देते हैं और उसकी डेडलाइन वगैरह इन्होंने सेट की हुई है, तो ये ना सुनना नहीं चाहेंगे, उस टाइम के ऊपर इनको वो काम होना चाहिए। तो डोमिनेंस काइंड के लोग हैं, और इनको आई के साथ डिनोट किया जाता है। दे आर कॉम्पिटिटिव, सेल्फ एश्योर्ड, टास्क टेक्स कंट्रोल, कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, और हमेशा इसी पैशन के साथ काम करते हैं कि उन्होंने विन करना ही करना है। तो एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वी की है, जो कलेक्टिवली काम करने के आदी होते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये परसुएसिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं नेचर, आउटगोइंग हैं, वर्बल हैं, एंथुसियास्टिक हैं, और स्ट्राइव करते हैं टू विन ओवर अदर्स। ये लीडरशिप करते हैं एक्लेमेंटेशन के साथ, कि दूसरों को मिला के एक टीम मेंबर बन के, तो इन्फ्लुएंस करके लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो ये एक दूसरी कैटेगरी है। जो चौथी है जिसके अंदर स्टडीनेस आ जाता है। स्टडीनेस ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत काम, सिंसियर, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव और कॉशियस किस्म के लोग हैं, जो कि बड़े एमाइबल किस्म के, काम, कॉन्फ्लिक्ट वर्स की कोशिश करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है वो ना हो, अपोज करते हैं उसे। गुड लिसनर्स हैं, वांट टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ये डिफरेंट किस्म के एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं इनको, लाइक स्टेडीनेस को। इसी तरह जो लास्ट कैटेगरी इट वाले लोग हैं, जो ब्लू के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, वो ज्यादातर कंप्लायंस ओरिएंटेड होते हैं, डाटा ड्रिवन होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, कि जिनकी डाटा ड्रिवन है, फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं, और रिस्क अवर्स है, जो कैलकुलेटेड है, तो ज्यादा वो रिस्क को पसंद नहीं करेंगे कि वो किसी भी मौके के ऊपर हैपन हो उसका। कंसर्न्ड होते हैं, वर्क्स वेल अलोन, खुद से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर्स प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करके काम करने वाले लोग हैं, नॉट वेरी कम्युनिकेटिव और सोशल। चूंकि वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, तो ये भी थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, जो कंप्लायंस ओरिएंटेड है, जो कंप्लाई करते हैं रूल्स वगैरह के साथ। तो ये 4 डिस्क की प्रोफाइल्स हैं, डायमेंशंस हैं, कि लोगों के बिहेवियर को, नॉर्मल बिहेवियर को आप किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। डोमिनेंस की सूरत में कुछ का डोमिनेंस बिहेवियर होता है, किसी का इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर होता है, किसी का बहुत स्टडी काइंड का बिहेवियर है, कुछ जो है वो कंप्लायंस बिहेवियर रखते हैं। पीपल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड ईच अदर। तो जो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर है, इनका भी आपस में कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा फिर आंकड़ा चलता रहता है, एक दूसरे के साथ कंप्लायंस उस तरह की अच्छी नहीं होती इनकी आपस में। अपने प्रोजेक्ट को बेहतर करने के लिए, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट रखने के लिए, आपको जो है वो सम सॉर्ट ऑफ रिवार्ड या रिकॉग्निशन ओरिएंटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। टीम बेस्ड रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम्स कैन प्रमोट, focus on rewarding teams for achieving specific goals। कि आपने somehow लोगों को रिवॉर्ड करना, मुख्तलिफ टीम्स को रिवॉर्ड करना है जब भी वो अचीव करेंगे किसी भी किस्म की कोई माइलस्टोन। आप उनको छोटी सी कोई एक रिफ्रेशमेंट भी दी जा सकती है, सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है, या कोई
सोशल एक्टिविटी की जा सकती है, बाहर उनको कहीं पे लेके जाया जा सकता है किसी स्पेशल स्पॉट के ऊपर घूमने वगैरह के लिए, या कोई आई मीन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की जा सकती है, किसी भी किस्म की एक्टिविटी की जा सकती है. फोकस ऑन रिवॉर्डिंग टीम फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल, allow time for team members to mentor and help each other to meet project goals and develop human resources. और जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनको मेंटोर करना, उनके साथ बैठना, गपशप करना, उनके साथ उनको हेल्प आउट करना, और ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ जो गोल्स हैं उनको टाइमली अचीव कर सकें. तो इस किस्म की नेचर जो है वो कहते हैं कि रखनी पड़ती है प्रोजेक्ट के अंदर. मैनेजिंग द प्रोजेक्ट टीम, कि जब आपने टीम वगैरह बना ली, लोगों के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आपने जो है वो मैनेज करना है, आप लोगों को मैनेज करना जरूरी है. प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लीड देयर टीम्स इन performing various project activities. Like after assessing team performance and related information, the project manager must decide if changes should be requested to the project, if corrective or preventive action should be recommended, if updates are needed to the project management plan or organizational process as such. तो ये काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है कि वो अपनी टीम्स को लीड करे और उनकी परफॉर्मिंग करे वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की. और जब वो एक दफा अपनी टीम की परफॉर्मेंस को असेस कर लेता है, अवेलुएट कर लेता है, फिर वो रिलेट करता है इंफॉर्मेशन को कि उसने ये देखना है कि अगर तो उसको कोई कहीं पे इफ चेंजेस शुड बी रिक्वेस्टेड टू द प्रोजेक्ट, अगर कहीं पे कोई मतलब ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कहीं पे कोई अपडेशन चाहिए तो वो उसको परफॉर्म करे. इफ करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन शुड बी रिकमेंडेड, अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है बिटवीन द टीम है या किसी भी किस्म को कोई मसला आ रहा है, उसको वो करेक्टिव मैयर ले, एटलीस्ट प्रिवेंटिव मैयर ले, ताकि फ्यूचर के अंदर वो चीज ना हो, उसको मिटिगेट करे. इफ अपडेट्स आर नीडेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर वो कोई चीज जरूरी होगी या किसी चीज को चेंज करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्लान के अंदर, तो वो फिर देखे कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के एसेट्स क्या हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर वो फिर उसके अंदर जो रिकमेंडेड चीज है उसको परफॉर्म करेगा. इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम्स वगैरह को मैनेज करने के लिए. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन या कन्वर्सेशन इस्तेमाल की जा सकती है प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स परफॉर्म की जा सकती हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स का उसका होना जरूरी है, या कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई हो जाता है तो उसको मैनेज करना जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए. ऑब्जर्वेशन और कन्वर्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है दे आर नीड टू ऑब्जर्व एंड असेस हाउ दे आर परफॉर्मिंग, से मुराद कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका काम है कि आस्क देम हाउ दे फील अबाउट देयर वर्क. तो वो अपने टीम मेंबर्स के पास जाए, उनको ऑब्जर्व करे, उनके साथ बात करे, और उनसे ये समझने की कोशिश करे कि लोग जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने की कोशिश करे, और ये समझने की कोशिश करे कि लोग किस तरह का फील कर रहे हैं, किस पोजीशन के अंदर है. तो ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशन एक तो ये टूल एंड टेक्निक है. दूसरा ये कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल से मुराद ये है कि परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, अवेल्युएट करना परफॉर्मेंस को, और डेवलप करना डिस्कशंस को, या फिर एम्प्लॉय की अप्रेजल करना. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी बंदे की जो जॉब परफॉर्मेंस है किसी भी एम्प्लॉय की, उसको अवेल्युएट किया जाता है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अप्रेजल के अंदर ये जरूरी है कि इफ अ टीम मेंबर हैंड्स इन स्लॉपी और लेट वर्क, तो अगर वो कोई बंदा स्लो हो गया किसी वजह से, या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वो लेजी नजर आ रहा है, या वो किसी वजह से डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहा है, तो फिर अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो डिटरमिन करे, उसके रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करे, और उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले उसके अगेंस्ट. फॉर एग्जांपल परहैप्स द टीम मेंबर्स हैड अ डेथ इन अ फैमिली, कुछ इस किस्म की कोई भी सिचुएशन हो सकती है किसी इंडिविजुअल के साथ, तो उस चीज को फाइंड आउट करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है.
एंड कुड नॉट कंसंट्रेट, और कि वो बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। जाहिर है कि कोई एक ऐसी सीवियर सिचुएशन है उसके साथ, कोई फैमिली मैटर है ऐसा सीरियस नेचर का कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अपना 100% नहीं दे पा रहा। तो इसलिए जरूरी है कि अवेल्युएट किया जाए प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से अपने हर एक इंडिविजुअल्स को, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह को देखा जाए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको प्रॉपर्ली वो डॉक्यूमेंट करें। इसके अलावा वो इंटरपर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल करें कि वो ये देखें टू बी इफेक्टिव इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन लीडरशिप, इन्फ्लुएंस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी लीडरशिप का, इन्फ्लुएंसशिप का और डिसीजन मेकिंग स्किल्स का, के लोगों की इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज करते हुए उनके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए। और ये भी उसका काम है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखना, project managers to understand strategies for handling conflicts and proactively managing conflicts। ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उनको देखें, रीड करें जहाँ पे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, और प्रोएक्टिवली वहाँ पे रिएक्ट करें और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें। कहते हैं कि बहुत सारे जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की, तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड के जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट्स की नेचर्स हो सकते हैं टीम्स के बीच में, लोगों के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मोड्स: confrontation, compromise, smoothing, forcing, withdrawal, and collaborating. These are different kind of conflicting situations. तो conflicting situations को हैंडल करना, ये different kind के modes को हैंडल करना प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे लोग जो है ना वो किसी conflicting सिचुएशन के अंदर हो। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो डिफरेंट काइंड के हैं, उसके साथ साथ जो दो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग हैंडलिंग मोड के, कि एक तो ये कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। दूसरा ये कि जिस टास्क ओरिएंट, जो टास्क इस वक्त चल रहा है, जहाँ पे ये जिस सिचुएशन में ये कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ है, उस टास्क की इंपॉर्टेंस कितनी है। इन दोनों चीजों को हम तीन डिफरेंट काइंड के लेवल्स के ऊपर रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टास्क की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, लो है, मीडियम है या कि हाई है। इसी तरह रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस कितनी है, लो है, मीडियम है या हाई है। तो इसको हम इस ग्रिड के अंदर जो ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, इसको हम फिर डिसाइड करते हैं कि नेचर क्या है। टास्क की नेचर लो है और रिलेशनशिप की नेचर लो है, जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं लोग, तो फिर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट की नेचर है वो किस किस्म की होनी चाहिए या उसका सोल्यूशन किस किस्म का होना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मोड्स के अंदर पहले नंबर पे आती है कन्फ्रंटेशन, जहां पे डायरेक्टली फेस अ कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है कन्फ्रंटेशन के अंदर, क्योंकि कन्फ्रंटेशन जो है ये इसके अंदर टास्क इंपॉर्टेंट भी बहुत हाई है, टास्क इंपॉर्टेंस और रिलेशनशिप का लेवल भी बहुत हाई है। दोनों का देखें आप, जो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर कन्फ्रंटेशन का आपको उस बॉक्स में लिखा हुआ नजर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर कहते हैं कि जरूरी है। ओके, तो इसके अंदर कन्फ्रंटेशन में कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका डायरेक्टली इन्वॉल्व होना उसके अंदर बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को इस्तेमाल करके समहाउ उसका सलूशन निकालने की कोशिश करेगा। जो दूसरी कैटेगरी है कंप्रोमाइज की, इसकी सिचुएशन के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो गिव एंड टेक की अप्रोच को लेंगे। वो इसको बार्गेन करेंगे, इसके अंदर बार्गेनिंग नेचर को यूज करते हुए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो तीसरी है स्मूथिंग की, यहाँ पे डी एम्फेसाइज एरियाज ऑफ डिफरेंसेस एंड एम्फेसाइज एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है स्मूथिंग नेचर के अंदर कि चीजों को स्मूथ लाइन किया जाए। स्मूथ लाइन कैसे किया जाए कि जो डिफरेंस एरियाज है उनको छोड़ दिया जाए और जो कॉमनैलिटीज है लोगों के बीच में या जो कॉमन चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए और उसकी मदद से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए उस कॉन्फ्लिक्ट को। चौथी जो है वो फोर्सिंग है। फोर्सिंग के अंदर क्या करते हैं कि टू विन लूज अप्रोच यूज की जाती है, कि जहां पे आप कुछ जो है ना
आई मीन assertive नेचर इस्तेमाल करके कुछ विन करने की, या जहाँ पे मतलब जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसकी सूरत में आप उसको विन की सिचुएशन में रखने की कोशिश करते हैं। जाहिर है किसी की विन होगी और किसी की लॉस होगी, तो विन लॉस अप्रोच को यूज करते हुए आप फोर्सली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विथड्रॉल के अंदर क्या होता है कि रिट्रीट कर लिया जाता है, पीछे हट जाते हैं कि छोड़ दो बस इस काम को, इसकी जरूरत नहीं है। और विथड्रॉ फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल जो डिसएग्रीमेंट है, जो पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट है उससे पीछे हट के उसे विथड्रॉ करके रिट्रीट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जबकि जो कोलैबोरेशन है इसकी भी नेचर तकरीबन कन्फ्रंटेशन की टाइप की ही है, जहां पे डिसीजन मेकर्स अब जो है वो हो सकता है कि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास की बात ना हो, तो फिर इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है प्रोजेक्ट जो हायर मैनेजमेंट है उसको, डिसीजन मेकर्स इनकॉर्पोरेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड इनसाइट टू डेवलप कंसेंसस एंड कमिटमेंट, कि वहां पे वो लोग इन्वॉल्व होके डिसीजन मेकर्स, सीईओज या हायर मैनेजर जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है उनकी इंसाइट लेके कंसेंसस क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की सूरत में। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग के अंदर पे वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से जो वो चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जरूरी नहीं है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं वो हमेशा उससे नुकसान ही होगा। कहते हैं कि बाज का जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर को रियलाइज करना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमेशा बुरे नहीं होते, बाज का तो उनकी पॉजिटिव आउटकम भी आती है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स सच एज न्यू आइडियाज। बाज का अगर कोई दो टीम्स के बीच में, दो मेंबर्स के बीच में किसी चीज के ऊपर कंटेंशन आ गई है, तो हो सकता है कि उससे नए आइडियाज अराइज हो, बेटर बेटर ऑल्टरनेटिव सामने आए, या इवन मोटिवेशन टू वर्क हार्डर एंड मोर कोलैबोरेटिव। कि अगर उनकी कोई कंफ्लिक्ट राइज होता है तो लोगों के बीच में मोटिवेशन, एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन स्टार्ट भी हो जाता है, वर्क हार्ड करते हैं वो, या एटलीस्ट अगर उसकी रेजोल्यूशन निकल आती है तो कोई कोलैबोरेटिव किस्म की अप्रोच इस्तेमाल करके लोगों को कंसेंसस क्रिएट करवाया जाता है, तो उसका भी फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि जब वो दोबारा एक एज अ टीम काम करेंगे तो यकीनन वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो इसी के अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप थिंकिंग का, कि conformance to values or ethical standards of a group. Group think can develop if there are no conflicting viewpoints. फिर अल्टीमेटली जो है ना वो ग्रुप थिंकिंग जो है वो परवान चढ़ती है, जहाँ पे कन्फर्मेंस होती है, लोग कंप्लाई करते हैं अपने आप को उस वैल्यूज या एथिकल स्टैंडर्ड के साथ जो पर्टिकुलर एक ग्रुप फॉलो कर रहा है पहले से, जो उनकी नॉर्म रही है, जो उनकी नेचर रही है, लोग वो अपने आप को कंप्लाई करते हैं उसी के साथ। और ग्रुप थिंक कैन डेवलप, इसकी वजह से जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स है उसका बेहतर रेजोल्यूशन निकल सकता है। रिसर्च सजेस्ट दैट टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन improves टीम परफॉर्मेंस। जो टास्क ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे टीम की बेहतरी होती है, बट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन डिप्रेस टीम परफॉर्मेंस। तो जो इमोशनल काइंड की चीजें होती हैं वो यकीनन हो सकता है कि लोगों को किसी को हर्ट भी करे या उसकी परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज भी करे, वो अपना 100% ना दे पाए। इसके अलावा डिसफंक्शनिंग ऑफ अ टीम, जो टीम प्रॉपर नहीं काम कर रही, तो कहते हैं कि उसके लिए पैट्रिक और लिक्योनी ने, जो ऑथर हैं डिफरेंट सेवरल बुक्स के ऑन टीम बिल्डिंग के ऊपर, सेज दैट टीम वर्क रिमेन्स द सेम। Teamwork remains the one sustainable competitive advantage that has been largely untapped. कि इस चीज को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जबकि जो टीम वर्क है वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसी भी टीम के लिए, जिसका अल्टीमेटली कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही होता है। तो टीम के डिसफंक्शनिंग करने वाली, जो उसको खराब करने वाली, डिसइंटीग्रेट वर्क करने वाली चीजें हैं, वो 5 रीजंस हैं उसकी डिसफंक्शन है। पहले नंबर पे एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, कि लोगों को ट्रस्ट नहीं एक दूसरे के ऊपर।